आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है डायबिटीज़ मेलाइटिस। ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटिस में कुछ भी नहीं होता। इसमें क्या होता है, बस हमारी ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म जो है ना वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से उसका ब्लड में जो लेवल है वो इंक्रीज़ कर जाता है ना। अब ब्लड में लेवल क्यों इंक्रीज़ करता है? क्योंकि उसको ब्लड से बाहर निकालने का काम किसका होता है? इंसुलिन का। अब या तो इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, या अगर बन रहा है तो वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहा। तो ये दो रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकता है। ठीक है, तो डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या है? इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिज्म खराब होता है इसमें, कैरेक्टराइज बाय द हाइपरग्लाइसेमिया। मतलब हर डायबिटीज़ का एक कॉमन फीचर है हाइपरग्लाइसेमिया, मतलब कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो राइज करेगा ड्यू टू डिफेक्टिव इंसुलिन सिक्रीशन, है ना। इंसुलिन जो है वो या तो कम सिक्रीट होगा, है ना, या फिर होगा ही नहीं बिल्कुल भी, या फिर डिफेक्टिव इंसुलिन एक्शन और बोथ। या फिर वो सिक्रीट तो हो रहा है नॉर्मल अमाउंट पे, लेकिन उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहा है, उसमें वो बात नहीं है कि वो उसको बाहर निकाल दे ब्लड से ग्लूकोज को, या फिर दोनों रीज़न एक साथ भी चमक सकते हैं। ठीक है, और WHO के अकॉर्डिंग क्या है कि इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय अ कॉमन फीचर ऑफ क्रोनिक हाइपरग्लाइसेमिया। अब यहाँ पे क्रोनिक वर्ड है, इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर हमारा एक दो बार ब्लड ग्लूकोज में राइज हो रहा है तो हमको डायबिटीज़ हो गया। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा एक थोड़ा लंबे टाइम तक हाइपरग्लाइसेमिया होना चाहिए, तब उसको हम वो बोलेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस। ठीक है, और इसी के साथ साथ इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन तीनों का मेटाबॉलिज्म भी बिगड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद इंसुलिन, हमने कहा कि इंसुलिन की वजह से सब हो रहा है ना। तो इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है? पैनक्रियाज से। तो पैनक्रियाज क्या है हमारा? वो हमारा एक एब्डोमिनल ऑर्गन है। ठीक है, इसके फंक्शन क्या होते हैं? दोनों होते हैं, एंडोक्राइन भी होता है, एक्सोक्राइन भी होता है। एंडोक्राइन फंक्शन कौन करता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और जो कि बीच में प्रेजेंट होते हैं। और एक्सोक्राइन फंक्शन कौन करता है? हमारा पैनक्रियाटिक एसिनाई। ठीक है, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। और पैनक्रियाटिक एसिनाई क्या सिक्रेट करता है? हमारा पैनक्रियाटिक जूस, जो कि डाइजेशन में आगे जाके हेल्प करता है। उसके बाद एंडोक्राइन से मतलब है हमें इसमें, क्यों? क्योंकि हमें तो इंसुलिन चाहिए। अभी इंसुलिन की बात हो रही है, डायबिटीज़ की बात हो रही है, तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वो हमारा इंसुलिन सिक्रेट करते हैं। ठीक है, अब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में ना 6 तरह के सेल्स होते हैं। 4 होते हैं हमारे मेजर सेल्स और 2 होते हैं माइनर सेल्स। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर सेल्स एंड 2 माइनर सेल्स। अब 4 मेजर सेल्स कौन से? अल्फा, बीटा, डेल्टा और हमारे एफ सेल्स। तो अल्फा सेल्स क्या करेंगे? वो ग्लूकागॉन को सिक्रेट करेंगे। ठीक है, जो कि हाइपरग्लाइसेमिया को प्रमोट करता है। कैसे? वो सेल्स से हमारे ग्लूकोज को बाहर निकाल के ब्लड में पहुंचाता है। मतलब कि, और ये काम कब करेगा? जब हमारे ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम होगा, है ना। जैसे कि अगर हम फास्टिंग करते हैं तो उसमें ग्लूकोज का लेवल कम होता है ब्लड में, तो वो क्या करता है कि उसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हमारे बीटा सेल्स। बीटा सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? हमारा इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन सिक्रीट करता है। अब इंसुलिन का काम अभी हमने बताया कि वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है। कैसे? वो ब्लड वेसल से ग्लूकोज को निकाल के सेल्स तक पहुंचाता है, जहां उसको लगता है कि हाँ ये सेल हमारा भूखा मर रहा है, इसको खाने की ज़रूरत है, तो उसको ब्लड से निकाल के वो ग्लूकोज दे देता है। ठीक है, अगर, और इसमें लिखा हुआ है कि इंसुलिन सिक्रीट करता है हमारा बीटा सेल्स, और डिफेक्टिव रिस्पॉन्स कॉजेज डायबिटीज़ मेलाइटिस। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे डेल्टा सेल्स। डेल्टा सेल्स क्या? सोमैटोस्टेटिन रिलीज करते हैं। एफ सेल्स करते हैं हमारे पीपी को सिक्रीट करते हैं, मतलब पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। उसके बाद 2 माइनर सेल्स, जिसमें 2 माइनर सेल्स का नाम क्या है? D1 सेल्स और EC। D1 सेल्स करते हैं VIP को सिक्रीट, मतलब वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, जो कि डायरिया को करवाने की कोशिश करता है। ठीक है, फिर उसके बाद है EC सेल्स, वो होते हैं हमारे एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स। ठीक है, इंड्यूस कार्सिनोइड सिंड्रोम। उसके बाद ये हमारा एक ओवरव्यू होगा। इसमें मेन हमारा यही था कि बीटा सेल जो है वो इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं, और इंसुलिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए। और डायबिटीज़ मेलाइटिस इसी की वजह से होता है कि अगर उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया इंसुलिन में, तब डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये रहा नॉर्मल ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। कि नॉर्मली होता क्या है? देखो, हमारे ब्लड वेसल में क्या है? ग्लूकोज है। इंसुलिन आएगा बीटा सेल से निकल कर, वो क्या करेगा? उस ग्लूकोज को सेल्स में पहुंचा देगा, और ग्लूकागॉन को उल्टा काम होता है, वो सेल से निकाल के उसको ब्लड वेसल्स में पहुंचा देगा। ठीक है, अल्फा सेल से रिलीज होता है हमारा ग्लूकागॉन। ठीक है, उसके बाद इंसुलिन कब काम करेगा? जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा। वो कब होता है? जब हम तो खाना खाते हैं, तभी तो ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है ना। हम खाने में कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, है ना,
तो उसकी वजह से ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो उसको कम करने के लिए वो इंसुलिन रिलीज होता है। और जब हम फास्टिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, तो इसकी वजह से ग्लूकागॉन काम करता है ना। ग्लूकागॉन मतलब ग्लूकोज गया, कहाँ गया, ब्लड में गया, ठीक है। तो ये ड्यूरिंग फास्टिंग इसका लेवल बढ़ता है ग्लूकागॉन का, ठीक है। दोनों का काम एक ही होता है, टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। अब नॉर्मल होता कितना है, अगर फास्टिंग में चेक कर रहे हैं ना, दो तरीके से हम चेक करते हैं। या तो हम फास्टिंग में करेंगे कि उसने 8 घंटे से कुछ नहीं खाया, तब उसका उंगली से ब्लड निकाला, जो हम घर पे नॉर्मली कर सकते हैं, उंगली से ब्लड निकाला और फिर उसको चेक किया तो कितना आता है उसमें 80 to 100 ग्राम्स पर डेसीलीटर आ रहा है, तो वो ठीक है, दैट इज़ नॉर्मल। अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो दिक्कत है। और वो भी लगातार आ रहा है तो दिक्कत है, 1-2 बार से कुछ नहीं, क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया होना चाहिए डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है हमारा पोस्ट प्रांडियल, मतलब कि खाना खाने के बाद। तो ऐसा नहीं खाना खाने के जस्ट बाद, खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर हम चेक कर रहे हैं तो उसको पोस्ट प्रांडियल बोलेंगे। और इसमें अप टू 140 ग्राम्स पर डेसीलीटर इज़ नॉर्मल वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे ग्लूकागॉन और इंसुलिन जो है, ये दोनों इसी में लगे रहते हैं कि हमारे ब्लड ग्लूकोज का लेवल इतने में ही रहे, इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है, और कम भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद है, ये तो था नॉर्मल कि नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन अब हमने कहा कि डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होता है, बीटा सेल्स, यह लिखा है ना कि डिफेक्टिव रिस्पॉन्स कॉजेज डायबिटीज़ मेलाइटिस, है ना। तो अगर यहाँ पे इंसुलिन का डिफेक्ट हो गया है ना, तो इंसुलिन अगर डिफेक्टिव हो गया तो वो क्या करेगा, वो ब्लड वेसल से ग्लूकोज को सेल्स में ले जाने का काम नहीं कर पाएगा, तो ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, है ना। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिफेक्ट इन इंसुलिन। ये डिफेक्ट कैसे आ सकता है, या तो इंसुलिन बन ही नहीं रहा, तो क्वांटिटी में डिफेक्ट आ गया, या फिर वो बन तो रहा है उतना ही नॉर्मल, लेकिन वो नॉन फंक्शनल बन रहा है, तो ये क्वालिटेटिव हो जाएगा, ठीक है। क्वालिटेटिव, नॉन फंक्शनल। नॉन फंक्शनल का मतलब ये है कि जैसे आगे हम पढ़ेंगे कि वो काम कैसे करता है, तो उसको ना मतलब कि ग्लूकोज के पास ना कोई रास्ता नहीं होता जिसकी वजह से वो सेल्स में एंटर कर पाए, है ना। तो वो रास्ता बनाने का काम कौन करता है, इंसुलिन। वो सेल्स के पास जाता है, जैसे लिवर हो गया, हाँ मतलब लिवर हो गया हमारा, या फिर स्केलेटल मसल्स हो गई, तो इनके पास जाता है और वहाँ पे अंदर जाके रास्ता बनाता है ग्लूकोज के लिए कि यहाँ से अब ग्लूकोज अंदर आ सकता है, ठीक है। अब क्योंकि वो डिफेक्टिव है तो वो अंदर ही नहीं जा पाता सेल्स के, है ना। तो अंदर नहीं जाएगा तो रास्ता कैसे बनाने का काम करेगा, तो इस वजह से ग्लूकोज भी फिर बाहर ही पड़ा रहता है, वो अंदर जाता ही नहीं, क्योंकि उसे रास्ता नहीं मिलता, इंसुलिन काम ही नहीं कर पाता अच्छे से। तो ये 2 हो सकते हैं, या तो एब्सेंट है वो, या फिर वो नॉन फंक्शनल है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। अनेबल टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफ द रिसेप्टर, वो रिसेप्टर का जो रेजिस्टेंस है उसको खोल नहीं पाता, अंदर नहीं जा पाता, इस वजह से नहीं हो पाता, ठीक है। उसके बाद है ये देखा, मतलब यही है कि डिफेक्टिव इंसुलिन। अब इस डिफेक्टिव इंसुलिन की वजह से क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करता है, हाई लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना, क्रोनिक हो गया यहाँ पे। तो हाइपरग्लाइसेमिया इसको कहते हैं हम, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम डायबिटीज़ मेलाइटिस। अब हाइपरग्लाइसेमिया ऐसा नहीं कि कुछ, मतलब अब हम जो बोलते हैं कि ब्लड का लेवल, ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, तो इससे होता क्या है, मतलब फ़र्क क्या पड़ता है इससे। तो इससे ये होता है कि अगर हमने इस लेवल को बढ़ने दिया, है ना, कम नहीं किया, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये सेकेंडरी डैमेज कर देता है, मतलब कि हमारे जो ऑर्गन्स है ना उनको डैमेज करने लग जाता है। क्या क्या, एक तो किडनी पे काम करेगा, किडनी में होते हैं हमारे नेफ्रॉन्स, तो हो जाएगी हमारी हमें हो जाएगा डायबिटिक नेफ्रोपैथी। आइज़ में जाएगा तो डायबिटिक रेटिनोपैथी, और नर्व्स में चला गया तो डायबिटिक न्यूरोपैथी। मतलब कि काफ़ी पेशेंट्स ऐसे देखे होंगे डायबिटीज़ के, जो मतलब बोलते हैं कि उनके पैर एकदम सुन्न रहते हैं, उनको कुछ फील नहीं होता कि वो कहाँ अपना पैर रख रहे हैं, है ना। तो इसको मतलब, इसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि उनको डायबिटिक नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी हो रही है। न्यूरॉन्स का काम होता है ना ये सब, तो इसलिए डायबिटिक न्यूरोपैथी। और डायबिटीज़ के पेशेंट में ये भी बोलते हैं कि मेरे को धीरे धीरे आँखों से दिखाई देना कम दे रहा है, क्यों, क्योंकि उनके रेटिना में दिक्कत आने लग गई, तो इसको बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो ये सेकेंडरी डैमेज कर देती है, अगर हमने इस लेवल को कंट्रोल नहीं किया, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल नहीं किया, तो ये सेकेंडरी डैमेज करती है, ठीक है, इन तीनों में। उसके बाद ब्लड ग्लूकोज का लेवल तो बढ़ रहा है, अब ब्लड का लेवल बढ़ रहा है तो हमारा, इसका मतलब है कि हमारी सेल्स को नहीं मिल रही ग्लूकोज, है ना। तो हमारे सेल्स जो है वो भूखे मरने लग जाएंगे, क्यों, क्योंकि उनको एनर्जी नहीं मिल रही, कहीं से खाना ही नहीं मिल रहा उनको, तो सेल्स जो होंगे वो स्टार्व करेंगे।
उसके बाद टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो हमारी डायबिटीज़ मेलाइटिस सबसे मोस्ट कॉमन तो हमने पढ़ा ही है, डायबिटीज़ DM टाइप 1, DM टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है, प्राइमरी मतलब सबसे पहले क्या होगा डायबिटीज़ टाइप 1 में कि बीटा सेल डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। अब हमने ऊपर अभी अभी पढ़ा कि बीटा सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन, है ना। तो बीटा सेल डिस्ट्रक्शन हो गई, इसकी वजह से क्या होगा कि इंसुलिन की पूरी एब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशियंसी होगी, मतलब कि इंसुलिन बिल्कुल बनेगा ही नहीं, इंसुलिन लेवल 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर होता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। अब ये कॉम्बिनेशन होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का और बीटा सेल डिसफंक्शन का, है ना। जो भी अभी हमने ऊपर पढ़ा कि इंसुलिन के 2 तरह के डिफेक्ट्स आ सकते हैं, एक तो वो बनेगा ही नहीं, मतलब कि बीटा सेल डिसफंक्शन हो गया, है ना। तो रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी, क्योंकि इसमें जो बीटा सेल्स का वो है ना, डिस्ट्रक्शन पूरा का पूरा नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है, तो इसकी वजह से रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है, मतलब कि कुछ तो बन रहा है पर रिलेटिवली कम है। और उसमें क्या है एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी। और दूसरा क्या है इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब कि वो जो हमारा इंसुलिन बना है वो रेजिस्टेंस को ओवरकम नहीं कर पाता, मतलब सेल्स के अंदर नहीं जा पाता, मतलब उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं बन रही है इंसुलिन की, तो उसको बोलते हैं हम इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ बीटा सेल्स। अब पता है क्या, डायबिटीज़ 1 और 2 दोनों में भी वो होता है, मतलब कि जेनेटिक इन्फ्लुएंस पड़ता है दोनों। जैसे हम देखते हैं ना कि अगर किसी को फैमिली में डायबिटीज़ है तो पक्का चांसेस होते हैं कि उसको भी होगा ही डायबिटीज़, है ना। तो मतलब कि जेनेटिक इन्फ्लुएंस है उसमें। और ये यहाँ पूरा पढ़ रहे हैं जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ बीटा सेल फंक्शन, क्योंकि डायबिटीज़ टाइप 1 में जो बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन होता है वो जीन्स की वजह से ही होता है ना। आगे पढ़ेंगे हम ये कि बीटा सेल डिस्ट्रक्शन इज़ ड्यू टू द जीन्स ओनली, म्यूटेशन इन द क्रोमोसोम ओनली, ठीक है। अब इसमें भी यही जेनेटिक डिफेक्ट हो रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि डायबिटीज़ टाइप 1 और 2 में जो जीन्स होते हैं ना वो मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, पॉलीजेनिक होता है, ठीक है। लेकिन जो हम जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ बीटा सेल फंक्शन यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसमें क्या सिंगल जीन म्यूटेशन होता है, तो इन दोनों में ये डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ बीटा सेल फंक्शन, इसमें इसको हम बोलते हैं क्या है मूडी, मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग, स्पेलिंग पे मत जाना डायबिटीज़ की, कॉज्ड बाय द म्यूटेशन इन सिंगल जीन, इसमें सिंगल जीन में म्यूटेशन होती है और उन दोनों में होती है मल्टीपल जीन्स में, मतलब कि पॉलीजेनिक होता है वो। अब मूडी जो होता है वो हमारा 6 टाइप्स का होता है, मूडी 1, मूडी 2, मूडी 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये नोट बता दिया। उसकी वजह से इसके बाद इन्फेक्शंस की वजह से भी हो जाता है हमारा। तो इन्फेक्शंस किसके हो सकते हैं, है ना। तो वायरसेस की वजह से, मतलब कि 3 वायरस होते हैं हमारे, 3C बोलते हैं हम इसको, साइटोमेगेलो वायरस, कॉक्सैकी वायरस और कंजेनाइटल। तो इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है, 3 वायरस होते हैं हमारे, साइटोमेगेलो वायरस, कॉक्सैकी वायरस और ये कंजेनाइटल रुबेला। ऐसे कर सकते हैं, साइटोप्लाज्म में ऑक्स कंजेनाइटली प्रेजेंट है तो साइटो से साइटोमेगेलो वायरस, ऑक्स से कॉक्स, ऐसे याद कर लेना। और ये कंजेनाइटल तो है ही, कंजेनाइटल रुबेला। इन तीनों की वजह से भी डायबिटीज़ मेलाइटिस इंड्यूस हो जाता है। उसके बाद कुछ ड्रग्स हैं ऐसे, जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, स्टेरॉइड हो गया ये, थायराइड हार्मोन, ऐसे कर लो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, थायराइड हार्मोन। थायराइड जो है हमारा इंटरफेयर करता है, इंटरफेयर कैसे करता है, इनहिबिट करता है प्रोटीज को, ठीक है। तो थायराइड हार्मोन, इंटरफेयर मतलब इंटरफेरोन, और प्रोटीएज इनहिबिटर, ठीक है। और भी होते हैं, ये कुछ है। उसके बाद कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं जिसमें डायबिटीज़ मेलाइटिस बहुत कॉमन होता है। कौन कौन से हो गए वो, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर और प्लैटर-विलाय सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद एक टाइप ऑफ डायबिटीज़ है हमारा जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ में क्या होता है कि जैसे कोई मदर है वो प्रेगनेंसी से पहले प्रेग्नेंट नहीं थी, लेकिन आफ्टर 20 वीक्स, जब 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी उसमें सिम्टम्स आ जाते हैं डायबिटीज़ के, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से है, जैसे ही वो बेबी को बर्थ दे देती है तो उसके बाद वो डायबिटीज़ की जो सिम्टम्स है वो बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं। वो कोई आगे जाके उसको मतलब प्रेगनेंसी के बाद वो डायबिटीज़ उसको नहीं होती, लेकिन
अब क्योंकि उसको प्रेगनेंसी के टाइम पे ही हो चुका है तो ये रिस्क फैक्टर में आ जाता है। मतलब कि अगर किसी को जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस था तो उसको हाई चांसेस होते हैं कि इन फ्यूचर वो डायबिटीज़ मेलाइटिस को जनरेट कर ले। तो इसी के साथ हमारे रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, फैमिली में किसी को है तो हमें होने के बहुत चांसेस होते हैं। फिजिकल इनएक्टिविटी, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से तुम्हारी मेटाबॉलिज्म गड़बड़ आएगी तो उसमें वो रिस्पॉन्सिबल होगी हमारे डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए। तो फिजिकल एक्टिविटी हो गई, हमारी ओबेसिटी हो गई, पीसीओडी हो गया, और प्रीवियस आइडेंटिफिकेशन ऑफ इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, जैसे कि हमने कहा कि क्रोनिक हाइपरग्लाइसेमिया होना चाहिए। लेकिन अगर किसी को बार बार हाइपरग्लाइसेमिया हो रहा है, चाहे वो इर्रेगुलर है, तो अगर वही इसकी अगर ऐसा दिख रहा है तो उसको हो सकता है कि वो रिस्क फैक्टर में हो कि आगे जाके इसको डायबिटीज़ हो जाएगा। अब रिस्क फैक्टर में आ गया जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गया, डिस्लिपिडेमिया हो गया, और कुछ वैस्कुलर डिसीजेस भी होती हैं, और कुछ रेसेस ऐसी होती हैं कि इनमें होता है कॉमन, जैसे कि एशियंस और ब्लैक्स हो गए। ठीक है, तो ये हमारे रिस्क फैक्टर्स हो गए, पूरा हो गया यहाँ पे, मतलब इंट्रोडक्शन पूरा हो गया, जिसमें हमने ये देखा कि सबसे पहले डायबिटीज़ मेलाइटिस होती कौन है, होता क्या है। उसके बाद ये इंसुलिन की वजह से होती है। इंसुलिन कौन सिक्रिएट करता है, पैनक्रियाज की में भी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल सिक्रिएट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नॉर्मल ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म देख लिया, और जो कि मतलब इंसुलिन जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, कैसे ब्लड से ग्लूकोज को निकाल के सेल्स को दे देता है। ठीक है, अब इसमें डिफेक्ट आ गया, इसकी वजह से इम्पेयर्ड वो हो जाता है। तो इसके तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन डायबिटीज़ मेलाइटस में इंसुलिन की वजह से होता है, जिसमें इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, और वो सेकेंडरी डैमेज कॉज कर सकता है हमारे मल्टीपल ऑर्गन्स को, जैसे कि किडनी, आइज़ और नर्व्स को, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी और न्यूरोपैथी। ठीक है, फिर उसके बाद टाइप्स देखे थे 1, 2, जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ बीटा सेल फंक्शन। इनमें डिफरेंस क्या है कि 1 और 2 जो होता है वो पॉलीजेनिक होता है, लेकिन जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ बीटा सेल फंक्शन या फिर मोडी जो होता है हमारा, वो सिंगल जीन म्यूटेशन की वजह से होता है। फिर कुछ इन्फेक्शन जिसमें से 3C आते हैं, 3 वायरसेस ड्रग्स करते हैं। जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं जिसमें डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है। फिर जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस पड़ा, उसके बाद रिस्क फैक्टर्स। ठीक है।